सभी का प्रकाश शेखावत की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम दूसरा चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, यानी नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पादप का लैंगिक अंग कौन था, इसके बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा था पादप का नर जनन अंग कौन था, पुंकेसर। और पादप का मादा जनन अंग स्त्री केसर। अब आगे देखो पुंकेसर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर जनन अंग। देखिए नर जनन अंग जो था वो था पुमंग, एंड्रोसियम। ठीक है, पुमंग की जो इकाई थी, एक इकाई, वो कहलाई थी पुंकेसर, स्टेमन कहती है, पुंकेसर कहलाई। अब हम पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं। पुंकेसर क्या होता है? नर भाग था। संरचना देखते हैं, इस प्रकार की कंडीशन रहती है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। नीचे जो आधारीय डंठल वाला भाग होता है ये होता है पुतंग, फिलामेंट। ऊपर वाला जो घुंडी वाला भाग होता है उसे कहते हैं परागकोश, एंथर। ठीक है, ये परागकोश और ये पुतंतु दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं योजी, कनेक्टिव। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है पुंकेसर। अब एक काम करते हैं, इसमें से ये निकालते हैं। ये परागकोश, इस परागकोश में कितना कोष्ठक है? 1, इसलिए इसको अपन लिखेंगे 1 कोष्ठी परागकोश। अब देखिए इसमें कितने हैं? 2, इसलिए इसे कहेंगे द्विकोष्ठी परागकोश। ये कोष्ठी है, ये द्विकोष्ठी। अधिकांशतः जो पादप होते हैं उनके परागकोश हमेशा द्विकोष्ठी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैक्सिमम प्लांट। फिर एक कोष्ठी परागकोश किसमें मिलता है? ये मिलता है, याद रखना, एक कोष्ठी जो परागकोश है मालवेसी कुल। अब मालवेसी कुल में आता है भिंडी आती है, गुड़हल आता है। तो एक कोष्ठी परागकोश जो है मालवेसी कुल में पाया जाता है। अब हम इसके आगे देखो, ये था द्विकोष्ठी परागकोश। याद रखना, एक कोष्ठक में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो इसमें एक कोष्ठक में 2 हैं, तो इसमें कितनी हो गई? 4, और एक कोष्ठी में कितनी हो जाएंगी? 2। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इनको कहते हैं लघु बीजाणुधानी, माइक्रो स्पोरेंजियम। ध्यान रखना, लघु शब्द हमेशा
नर के लिए आता है, और गुरु शब्द मीन्स मेघा शब्द मादा के लिए आता है, लघु बीजाणु। तो इसको हम कहें तो अधिकांश या पादपों के परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं जिनमें 4 लघु बीजाणु ध्वनि पाई जाती है, जबकि मालवेसी कुल का परागकोश एक कोष्ठी होता है जिसमें 2 लघु बीजाणु ध्वनि पाई जाती है। यानी कि जो चारों लघु बीजाणु ध्वनि है इन सब की संरचना सेम होती है। तो लघु बीजाणु ध्वनियों का विकास 2 प्रकार का होता है। लघु बीजाणु ध्वनि का जो विकास है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है यूस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का, एक होता है लैक्टो स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अब यूस्पोरेंजिएट क्या होता है, देखिए आगे हम पढ़ेंगे। एक सेल होती है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस, जैसे ये एपिडर्मिस। अभी हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए एपिडर्मिस ऐसे होती है। एपिडर्मिस के नीचे की ओर जो परत पाई जाती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये जैसे हाइपोडर्मिस, तो जब हाइपोडर्मिस की एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के अगर लघु बीजाणु ध्वनि का निर्माण करती हैं तो उसे लैक्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। जब एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के आर्किस्पोरियल सेल प्रपशु कोशिका का कार्य करती हैं, जैसे इसमें 2-4 सेल मिलकर के जो किसमें बदल जाती है, प्रपशु कोशिका, जिसको हम कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल और प्रपशु कोशिका से फिर लघु बीजाणु ध्वनि का विकास होता है। तो जब 2-4 कोशिकाएं मिलकर के प्रपशु कोशिकाएं बनाती हैं, फिर अगर लघु बीजाणु ध्वनि का विकास होता है तो उसे यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। अगर हाइपोडर्मिस की एक ही सेल से, एक सेल वो प्रपशु कोशिका में बदलेगी और उससे अगर लघु बीजाणु ध्वनि बनती है तो उसे कहते हैं लैक्टोस्पोरेंजिएट। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म का। तो जो इस यूस्पोरेंजिएट का जो एग्जाम्पल है वो है एंजियोस्पर्म। तो आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु ध्वनि का जो विकास होता है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं उनमें जो लघु बीजाणु ध्वनि का विकास होता है वो लैक्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। तो ये लघु बीजाणु ध्वनि यानी सबसे पहले होता है पादप, पादप में होता है पुष्प, पुष्प में होता है पुंकेसर, पुंकेसर में होता है परागकोश और परागकोश में होता है कोष्ठक, कोष्ठक में होता है लघु बीजाणु ध्वनि। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है लघु बीजाणु ध्वनि की और उसका इंटरनल पार्ट कौन कौन सा। देखिए लघु बीजाणु ध्वनि, इसका एक और नाम है पराग ध्वनि, यानी लघु बीजाणु ध्वनि को मैं पराग ध्वनि भी कह सकता हूँ। तो स्ट्रक्चर देखिए इसकी लघु बीजाणु ध्वनि की। ये आउटलाइन के रूप में मैंने इसकी एक स्ट्रक्चर बनाई है। ओके, देखिए इसमें क्या होगा, ये अब मैं इस पार्ट की अगर बात करूं तो इंटरनल रूप से सारी समान होती है, इसलिए मैं वन साइड बात करूं। ये जो लघु बीजाणु ध्वनि है इसके 2 भाग होते हैं। लघु यानी माइक्रो जो स्पोरेंजियम है इसके 2 पार्ट, एक होता है लघु बीजाणु ध्वनि भित्ति, लघु बीजाणु ध्वनि भित्ति
जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल बॉन्ड। माइक्रोस्पोरेंजियल। और दूसरा होता है लघु बीजाणुजन कोशिका, माइक्रोस्पोरोजन सेल। ये दो भाग होते हैं लघु बीजाणुजन। अब सबसे पहले बात करेंगे, ये जो लघु बीजाणुजन कोशिकाएं हैं ये इंटरनल रूप से होती है, भित्ति बाहरी रूप से होती है। तो भित्ति की बात करें तो इसकी भित्ति में 4 परतें पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधारी होती है, उसकी भित्ति में कितनी परतें होती हैं? 4। सबसे पहली वाली जो परत होती है उसका नाम है एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पे होती है एंडोथीसियम एंड थर्ड होती है मिडिल लेयर एंड फोर्थ होती है टैपेटम। तो हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधारी भित्ति में कुल 4 परतें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर की ओर एक स्तरीय परत होती है। ये सबसे बाहर की ओर एक स्तरीय परत होती है एपिडर्मिस, और प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक पाया जाता है। इस एपिडर्मिस का एक ही वर्ग आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद में दूसरे नंबर की जो परत आती है उसका नाम है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी एक स्तरीय परत है जो एपिडर्मिस के नीचे की ओर पाई जाती है। लेकिन याद रखना इसमें ये एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम मान लीजिए सपोज दैट ये परत है। इस एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। ये अल्फा सेलुलोज की पट्टियां आर्द्रता ग्रही होती हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्रहण करती हैं और लघु बीजाणुधारी के स्फुटन में, स्फुटन का अर्थ होता है फटना, स्फुटन में सहायक होती है। याद रखना लघु बीजाणुधानी भित्ति की एंडोथीसियम जो परत है लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में सहायक है। तीसरे नंबर की जो परत है उसका नाम है मिडिल लेयर। ये 1 से 3 स्तरीय परत होती है। इस प्रकार 1 से 3 स्तरीय परत के रूप में मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर का एक ही प्रमुख कार्य है, अंदर जो लघु बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है। तो कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का जो कार्य है वो किसका होता है? मिडिल लेयर। एंड फोर्थ नंबर की जो परत होती है उसका नाम है टैपेटम। टैपेटम के बारे में हम पढ़ते हैं, ये सबसे आंतरिक परत होती है, इसका नाम है टैपेटम। सबसे आंतरिक परत है, बहुकोशिकीय होती है और बहुकेंद्रकीय होती है। देखिए बहुकेंद्र जैसे एक कोशिका है और जब इसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं तो इसे बहुकेंद्रकीय कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसमें होता है एंडोमाइटोसिस, अंतःसूत्रीय विभाजन। अंतःसूत्रीय विभाजन होता है जिसके कारण एक ही कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अंतःसूत्रीय विभाजन में कोशिका विभाजन जो होता है उसमें कोशिका भित्ति तो बनती नहीं है लेकिन केंद्रकों का निर्माण होता चला जाता है। जब ये कोशिका बहु केंद्रक की होगी तो ये बहुगुणित भी होगी। बहुगुणित का मतलब है
कि ये 2n, ये भी केंद्र 2n, ये भी केंद्र 2n, ये भी केंद्र 2n, इसलिए एक ही कोशिका में एक से अधिक केंद्र होने के कारण बहुगुणित होती है और जो बहुकोषीय होती है उसका कारण है एंडोमाइटोसिस। तो हमने कितनी परतें देखी? 4। अब देखते हैं टैपेटम, जो 4 परतें होगी। टैपेटम के कारण या टैपेटम के प्रकार, सबसे पहले टाइप देखना। टैपेटम है 2 प्रकार का होता है। एक टैपेटम होता है अमीबीय टैपेटम और एक होता है स्त्रावी या ग्रंथिल टैपेटम। तो अमीबीय टैपेटम क्या होता है? अमीबीय टैपेटम का मतलब ऐसा टैपेटम जिसकी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक संरचना का निर्माण करती है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। जो अंदर जो सेल्स होती हैं, बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं और इसका एग्जाम्पल है टाइफ। स्त्रावी टैपेटम किसे कहते हैं? ऐसा टैपेटम जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण होता रहता है उसे स्त्रावी या ग्रंथिल टैपेटम कहते हैं और इसका एग्जाम्पल होगा डाइकोट। यानी अधिकांशतः जो द्विबीजपत्री हैं उनमें स्त्रावी या ग्रंथिल टैपेटम पाया जाता है। अब देखते हैं टैपेटम के कार्य। टैपेटम के कार्य, टैपेटम क्या कार्य करता है? नंबर 1, टैपेटम सबसे आंतरिक परत है, तो अंदर कौन होती है? लघु बीजाणुजन कोशिकाएं, उनको पोषण प्रदान करना। तो पहला काम है माइक्रोस्पोरोजन सेल को न्यूट्रिशन देना, पोषण प्रदान करना। दूसरा, टैपेटम में वसा की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं प्रोयूबिस्काय। जब प्रोयूबिस्काय पे वसा का जमाव हो जाता है तो जो प्रोयूबिस्काय है वो यूबिस्काय में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? यूबिस्काय। तो दूसरा काम है इसका यूबिस्काय का निर्माण करना। तीसरा काम है, अब जो लघु बीजाणुजन कोशिकाएं यानी ये वाली कोशिकाएं जब अंदर होती हैं तो इनसे बनेंगे परागकण। उन पराग कणों पर जो एक तेलीय परत का आवरण होता है जिसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है पोलिन किट। उसका निर्माण करना, पोलिन किट का निर्माण करना। चौथा, ये जो टैपेटम है इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण होता है, जैसे IAA। विभिन्न हार्मोनों का स्रावण जैसे IAA। आई का पूरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इस प्रकार ये टैपेटम के कार्य हुए। अब देखिए आगे, लघु बीजाणुजन कोशिकाएं अंदर की तरफ। तो ये कोशिकाएं कहाँ होती है? अंदर। इससे भित्ति से क्या होती है? घिरी हुई। तो परिभाषा होगी लघु बीजाणुधानी भित्ति की से घिरी हुई, लघु बीजाणुधानी भित्ति से घिरी हुई कोशिकाओं का जो समूह होता है वो होता है लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। इन्हें कहते हैं लघु बीजाणुजन कोशिकाएं
माइक्रोस्पोरोजन सेल, माइक्रोस्पोरोजन सेल। ये जो लघु बीजाणु जन कोशिकाएं हैं यही आगे विभाजन में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि लघु बीजाणु ध्वनि किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन सी परतें होती हैं, उसके अंदर लघु बीजाणु जन कोशिका होती है। अब आगे देखते हैं लघु बीजाणु जन जो कोशिका है उससे लघु बीजाणु का क्या होगा निर्माण, कैसे होता है देखिए। अब इसमें लघु बीजाणु जनन टॉपिक है अपना, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने कहा था लघु शब्द नर के लिए और गुरु शब्द मादा। ये है लघु बीजाणु जन कोशिका माइक्रोस्पोरोजन सेल। ये जो माइक्रोस्पोरोजन सेल है ना ये बदल जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में चेंज हो जाती है। इसका बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती है हमेशा डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके दौरान लघु बीजाणु का क्या होगा निर्माण। यह है लघु बीजाणु, लघु माइक्रो स्पोर मदर सेल। इस मदर सेल में क्या होगा मियोसिस, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कितने लघु बीजाणु बनेंगे 4। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक मात्र कोशिका से 4 उत्तरी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है एवं गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो एक से कितने बने 4, ये 2n था तो ये क्या बन गए n, और जो संरचना बनती है उसका नाम है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को कहते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु का एक और नाम है परागकण, जिसको पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो लघु बीजाणु जन की परिभाषा क्या हो जाएगी लघु बीजाणु जनन की? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु बन गए, लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं। ये लघु बीजाणु हमेशा टेट्राड चतुष्ट के रूप में पाए जाते हैं, यानी चारों के चारों एक साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इनके मध्य ये जो एक शर्करा होती है उसका नाम है केलोज शर्करा से जुड़े होते हैं। ये केलोज शर्करा टेपेटम से प्राप्त होती है। तो ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से केलोज शर्करा द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन जब एक एंजाइम होता है केलेज एंजाइम आकर के केलोज शर्करा का अपघटन कर देता है। जब केलेज एंजाइम अपघटन कर देता है तो चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तब जब पृथक हो जाते हैं उन संरचना को कहते हैं परागकण, और जब ये संयुक्त टेट्राड रूप में होते हैं तो इन्हें कहते हैं लघु बीजाणु। इसमें एक छोटी सी परिभाषा बनती है बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता किसे कहते हैं? जब एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं उसे बहुबीजाणुता कहते हैं। जैसे अब की बार 4 से ज्यादा, इसमें कितने हो गए 5। एक होता है पोलिनियम। क्या होता है पोलिनियम? का होता है जब परागकण
जब परागकण आपस में मिलकर के एक पिंडनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जब परागकण आपस में मिलकर के एक पिंडनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं उसे पोलिनियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आग एंड ड्रोसेरा, आग एंड ड्रोसेरा। अब ये देखते हैं ये जो 4 टेट्राडोट में जो लघु बीजाणु बनते हैं वो किस किस रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो इनके जो है डाइकोट में अलग है, मोनोकोट में अलग है, एरिस्टोलेकिया में अलग है, हेलोफिला में अलग अलग टाइप्स हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।